बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो वर्षा जल हमें प्राप्त होता है उसका किस प्रकार से क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं हमारे देश के अंदर उसके संग्रहण के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए आप देख सक रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको 4 अलग अलग तरीकों में बांट दिया है और फिर हम लोग एक एक करके इसको जानेंगे। पहला है कि तालाब के द्वारा किस तरह से हम वर्षा जल का संग्रहण करते आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये परंपरागत रूप से हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके का प्रयोग करके वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। पहला है गुल या कुल, कहीं कहीं इसे आप खुल भी पढ़ेंगे। तो ये उन क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाता है जो पहाड़ी हों, पहाड़ी इलाके में, और मुख्य रूप से विशेष रूप से ये हिमालय के पश्चिमी भागों में, पश्चिमी हिमालय में गुल या कुल के द्वारा वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। ये देखिए आप, ये आपका हिमालय का इलाका हुआ और ये पश्चिमी इलाका। तो इस भाग में आप देखेंगे कि गुल या कुल या खुल के द्वारा वर्षा जल का संग्रहण होता है। अभी आप अपने स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख रहे हैं जिसमें आपको एक नाले की तरह का कुछ दिख रहा है। यही है खुल, गुल या कुल, जिसमें पहाड़ी झरने के पानी को इस पतले संकरे नाले के द्वारा गांव के जो लोग होते हैं उसको अपने खेतों तक ले आते हैं या उसको गांव में एक तालाब बना करके उसमें संचित करते हैं और फिर जैसे ज़रूरत होती है उस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो तरीका है वह है खादीन या जोहड़। ये संरचना बनाई जाती है राजस्थान के इलाकों में, और खादीन विशेष रूप से जैसलमेर में और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में इस तरह की आकृति को जोहड़ कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये राजस्थान का वो इलाका है जो मरुस्थल, थार का मरुस्थल, यह इसी इलाके में खादीन और जोहड़ के द्वारा वर्षा जल का संचयन किया जाता है। अभी आपके स्क्रीन पर जो संरचना है आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बंद बना करके खादीन बनाते हैं वहाँ के लोग और वर्षा जल को संचित करते हैं। ये अभी दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर जोहड़ की, आप इसे अपने इलाके में आहरा या छलका इस रूप में देखते हैं। जो दूसरा तरीका है वर्षा जल संग्रहण का वह है टंकी बना करके। इसे राजस्थान में ये काफ़ी लोकप्रिय तरीका रहा करता था, जिसे टांका कहते थे वहाँ के स्थानीय भाषा में। और ये राजस्थान का जो सुदूर पश्चिमी बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है बाड़मेर का, वहाँ वीरानो फलेदी एरिया जो है वहाँ पर टांका का निर्माण हर एक गाँव में, हर एक घर में लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ एक एनजीओ है तरुण भारत संघ जो इस क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय कार्य कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं यह मानचित्र, इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं यहाँ का ये इलाका जोधपुर बाड़मेर ये इलाका। तो इस इलाके में ये जो है टांके का निर्माण बहुत ही लोकप्रिय है वर्षा जल संग्रहण के लिए। ये आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पर, जिसमें देख रहे हैं कि एक मकान के आंगन में ये टंका बना हुआ है और किस तरह से ऊपर देख रहे हैं मकान से लगता हुआ नीले रंग का पाइप आपको दिख रहा है, और वो पाइप से ही छत का जो वर्षा जल है वह इस टांके में संरक्षित किया जाता है। अगला जो तरीका है वह है छत जल संग्रह। इसमें सबसे पहला नाम आता है मेघालय का। आप जानते हैं कि मेघालय भारत का वैसा राज्य है जहाँ चेरापूंजी मौसिनराम स्थित है, जहाँ की विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो फिर वहाँ ये जल संग्रह करने की क्या आवश्यकता है? बच्चों, आप यहाँ देखेंगे ये है मेघालय। यहाँ की जो आकृति है वो पठारी है। आप पढ़े हैं फिजिकल ज्योग्राफी जब 9th क्लास में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये है पठारी इलाका, शिलोंग का पठार। ठीक है, तो ये पठारी इलाका होने के कारण वर्षा तो बहुत होती है, लेकिन क्या होता है, ये वर्षा का जल बहकर व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, तो
वहाँ लोगों को जो अपनी दैनिक आवश्यकता है उसके लिए उनको जल बचाने की आवश्यकता होती है, तो वो छत जल का संग्रह करते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ 15 से 20% जो उनके जल की आवश्यकता की पूर्ति होती है वह छत जल संग्रह द्वारा ही की जाती है। ये तस्वीर जो अभी आपके स्क्रीन पर है, यह मेघालय के ही एक गांव की तस्वीर, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक छोटे से घर के अंदर उसका जो छत का जल है उसको इन 2 टंकियों में संग्रहित किया जा रहा है। अगला जो राज्य जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में इसका एक मैसूर जिला है। मैसूर जिले के अंदर एक गांव है गंडाथूर गांव। इस गांव की विशेषता यह है कि यहाँ लगभग 200 घरों में छत जल संग्रह के प्रावधान किए गए हैं। बच्चों, यह वो इलाका है मैसूर का, देख रहे हैं आप, कर्नाटक दक्षिण जो पठार है, दक्कन का पठार, उसका ये सुदूर दक्षिणी इलाका कर्नाटक का पठार, यहाँ पर ये वह गांव स्थित है। तो आपको ये लगेगा यहाँ जल संग्रह करने की क्या आवश्यकता। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा है यहाँ पर पश्चिमी घाट है और ये जो इलाका है वो पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में है। तो यहाँ वर्षा कम होती है और उसको बचाना रहता है। तो यहाँ आप देख सक रहे हैं कि यहाँ औसत जो वर्षा है वह है 1000 मिलीमीटर और इस वर्षा का 80%, आप सोच सकते हैं 80% जल वो लोग संग्रह करने में सक्षम है इस विधि के द्वारा। अगला है तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु की चर्चा यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि तमिलनाडु हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ 2001 से वर्षा जल, जो छत पर वर्षा का जल प्राप्त होता है उसका संग्रह करना अनिवार्य है। यानी छत वर्षा जल संग्रह का प्रावधान आप अपने घर में करेंगे तभी आपका नक्शा पास होगा। ऐसा प्रावधान तमिलनाडु में किया गया है। तो यह वो इलाका है तमिलनाडु राज्य हमारे देश का और यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है। चलिए, अगली जिस प्रणाली का इस्तेमाल होता है वह है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। पुनः एक बार फिर हम मेघालय राज्य की चर्चा यहाँ करेंगे और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 200 वर्षों से यहाँ पर इस विधि के द्वारा वर्षा जल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वो लोग करते क्या है, जिस तरह पहाड़ी जो छोटे छोटे पहाड़ी जल जो रिसता है उस जल को वो लोग बांस के द्वारा, बांस का इस्तेमाल पाइप के रूप में करके बांस के द्वारा वो अपने खेतों में पहुंचाते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर ये फोटो है, आप उसमें देख पा रहे हैं कि किस प्रकार पहाड़ के ढलान से पानी रिस रहा है और उसमें बांस लगा करके वो लोग उस जल को एकत्रित कर रहे हैं और फिर इसी में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बांस जोड़ते हुए अपने खेतों तक वो इस वर्षा के जल को ले जाते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने बात की कि किस तरह से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, उसका संचय कर सकते हैं। हमने उसके अलग अलग तरीकों के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे कि नदी घाटी परियोजनाएं वो क्या है, उनका क्या महत्व है। तो हम जब मनुष्य के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि इतिहास में कई ऐसे प्रमाण हैं जिससे कि जिसमें हमें इस बात का पता चलता है कि मनुष्य ने नदियों को, उसके बहाव को अपनी आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित करने का प्रयास किया है। उसने मलबा इकट्ठा करके, उसने ईंट पत्थर ये सब इकट्ठा करके नदी के ऊपर बांध बनाने का सफल असफल अनेक प्रयास किया है। लेकिन मनुष्य के ये आरंभिक प्रयास, जिस तरह से मनुष्य का ज्ञान, उसका कौशल वह सीमित था, उसी तरह से उसके ये आरंभिक प्रयास भी सीमित थे। आधुनिक काल में मनुष्य कंक्रीट का इस्तेमाल करके, गारा और सीमेंट का इस्तेमाल करके बहुत ऊंचे लंबे पुलों का निर्माण कर रहा है और इस लंबे पुलों नहीं, बांधों का निर्माण कर रहा है और इस तरह की परियोजनाओं को ही हम कहते हैं नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, तो ये नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं, यह क्या हैं, नदियों के जल को जलाशय के रूप में
बांध बनाते हैं और बांध के पीछे एक जलाशय बन जाता है जिसमें नदी के जल को संग्रहित किया जाता है और फिर उसके बहाव को नियंत्रित तरीके से आगे की तरफ छोड़ा जाता है। आपको मालूम है, इस तरह नियंत्रित करके जल विद्युत भी पैदा किया जाता है और आज पूरे विश्व का 1/3 जो विद्युत की आवश्यकता है वह जल विद्युत ही पूरा कर रही है। और जहाँ तक हमारे अपने देश का बात है तो हमारे देश का, जैसे आपके किताब कहती है कि 22% जो हमारे देश की जो ऊर्जा की आवश्यकता है वह जल विद्युत के द्वारा ही पूरा किया जाता है। जैसे जैसे ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत हैं, जीवाश्म ईंधन, कोयला, ये सब समाप्त होते जा रहा है, वैसे वैसे आने वाले समय में विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए जल का इस्तेमाल और भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। और आपको पता है कि हमारे देश में सबसे पहला जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो कब बनी थी, कहाँ बनी थी? हमारे देश की जो पहले जो विद्युत परियोजना थी वह थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसे हम डीवीसी कहते हैं। यह दामोदर नदी पे बनी थी और आज़ादी के तुरंत बाद सन 1948 में इस पर काम शुरू हुआ था। और हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, आपके जो परीक्षा आपकी जो होती है उसमें ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाता है कि किसने कहा था कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और हम लोग इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, क्या कारण थे इसके पीछे। नदी घाटी परियोजनाओं को हम क्यों बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं, इस पर भी हम अभी बात करेंगे।